नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं। आज व्हाइट हाउस में देर रात उनकी मुलाकात अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से होगी। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आज एक प्राइवेट डिनर रखा है। अब से थोड़ी देर पहले पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के कारण भारत की संस्कृति और विरासत की एक झलक दिखाई दी। भारत के योग का परचम यूनाइटेड नेशंस में लहराया। दुनिया के 135 देशों के लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग किया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में योग दिवस का यह प्रोग्राम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। आज एक बार फिर भारत ने योग गुरु और विश्व गुरु की भूमिका में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 9 साल पहले दुनिया को एक दृष्टिकोण दिया था। 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था और आज प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशंस के लॉन में योग करने के लिए मौजूद थे। इस योग दिवस का थीम था वसुधैव कुटुंबकम और दुनिया के 135 देशों के नुमाइंदों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग करके इस परिकल्पना को सच कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, योग का मतलब जोड़ना है। जिस तरह से सभी देशों के लोग यहां इकट्ठा हुए हैं वो भी योग ही है। मैं आपको नरेंद्र मोदी की बात सुनवाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि अमेरिका के किस बड़े कारोबारी ने कहा कि मैं मोदी का फैन हूं, किस साइंटिस्ट ने कहा कि मोदी के लिए स्काई इज नॉट द लिमिट, किस अमेरिकन थिंकर ने कोरोना वायरस की लड़ाई को लेकर मोदी के काम की खुलकर तारीफ की। मैं आपको उस नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री की बात भी सुनवाऊंगा जिन्होंने कहा कि मोदी से मिलकर मेरा दिन बन गया। ये सब बातें सुनने इससे पहले योग दिवस की कुछ तस्वीरें, एक झलक देखना जरूरी है। नरेंद्र मोदी आज जैसे यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले यूएन हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि की और उसके बाद नरेंद्र मोदी उस मंच पर पहुंचे जिसके सामने यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स और दुनिया के 135 देशों के लोग, जिनमें कई राजदूत शामिल थे, योग दिवस मनाने के लिए मौजूद थे। मोदी ने मंच से कहा कि आज योग डे के इस प्रोग्राम में दुनिया के ज्यादातर देशों के लोग शामिल हुए हैं और योग का मतलब भी यही है। मोदी ने कहा, योग का मतलब है सबको जोड़ना, सबको साथ लाना। नरेंद्र मोदी ने आज 9 साल पहले का वो दिन भी याद किया जब वो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर आए थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाने का प्रस्ताव दिया था। मोदी ने कहा, उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि आज पूरी दुनिया एक साथ मिलकर योग दिवस मना रही है। On this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में योग अभ्यास कर रहे थे तो उस कार्यक्रम में उनके साथ दुनिया की कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल थीं और वो भी योग के इस अभ्यास में शामिल हुई। कुछ नाम आपको गिना देता हूं।
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 77th के प्रेसिडेंट, माफ कीजिए, 77वें सेशन के अध्यक्ष चाबा कोरोसी, यूनाइटेड नेशंस की डिप्टी सेक्रेटरी अमीना जे मोहम्मद, न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स और हॉलीवुड के एक्टर रिचर्ड गियर। बहुत सारी पर्सनैलिटीज वहां मौजूद थी। नोट करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर नहीं बल्कि सबके बीच बैठकर योग किया। If the chin doesn't want to touch the ground. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योग भारत की बहुत पुरानी परंपरा है, ये यूनिवर्सल है। मोदी ने कहा योग की परंपरा भले ही भारत से शुरू हुई है लेकिन इसका कोई कॉपीराइट नहीं है और न ही किसी को इसकी रॉयल्टी देनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। Yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life. नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा, योग सबके लिए है। अकेले कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसमें न कोई मजहब है, न कोई कास्ट है, न कोई क्रीड है, न कोई कलर है। आसानी से हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आज इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में और इस प्रोग्राम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी माइकल एम्प्रिक ने कहा यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के लोगों ने यूएन हेडक्वार्टर में एक साथ मिलकर योग दिवस मनाया। आज किसी योग अभ्यास में सबसे ज्यादा देशों के लोगों के शामिल होने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई थी। आज न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम में कोशिश की गई थी कि इस कार्यक्रम में 140 देशों के लोग शामिल हों और इस कार्यक्रम में 135 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा देशों के लोगों का रिकॉर्ड बनाना है तो जाहिर है यूएन में ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री का शामिल होना तो सोने पर सुहागा है। यूनाइटेड नेशंस के परिसर में योग अभ्यास के कार्यक्रम में हॉलीवुड के सुपरस्टार रिचर्ड गियर दिखाई दिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसे पूरी दुनिया को बार बार दोहराना चाहिए। आपको पता है उन्होंने बहुत बढ़िया संदेश दिया। वो भारत जैसे विशाल देश के प्रतिनिधि हैं जिसकी सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है और निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम का उनका संदेश ऐसा है जिसे हम सब बार बार दोहराना चाहेंगे। मोदी ने शाम को योग का संदेश दिया, लेकिन पूरे दिन न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल पार पैक्ड था। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी। मोदी ने अमेरिका की जानी मानी हस्तियों से मुलाकात की। इनमें नोबेल अवार्ड विजेता इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर, नोबेल विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर एग्रे, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर रह चुके माइकल फ्रोमन, डिप्लोमेट डैनियल रसेल,
साउथ एशिया के एक्सपर्ट जेफ एम स्मिथ भी शामिल थे। अमेरिका और भारत के बीच हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में सहयोग पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में लीडरशिप पोजीशन पर काम कर रहे इंडियन ओरिजिन के इंटेलेक्चुअल से भी मुलाकात की। इनमें प्रोफेसर रतनलाल, डॉक्टर प्रदीप खोसला, सतीश त्रिपाठी और कारोबारी चंद्रिका टंडन शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकन थिंकर नासिम निकोलस तालिब और मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक नील डेग्रास टायसन से भी मुलाकात की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की मुलाकात की हुई। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क हमेशा खबरों में रहते हैं। ट्विटर के मालिक हैं, दुनिया भर में मशहूर टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की तो इसकी चर्चा होनी ही थी, क्योंकि मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया में अपनी कारें बनाने के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में बात करती रही है। मस्क की स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा देने के लिए भी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। मोदी से मिलने के बाद मस्क ने कहा कि वो मोदी के फैन हैं। I am a fan of Modi, so. मैं मोदी का फैन हूं, इसलिए कह रहा हूं। मोदी भारत के लिए बहुत फिक्र करते हैं, वो हमें निवेश के लिए प्रेरित करते हैं और निश्चित रूप से हम ये करना चाहते हैं। भारत के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। दुनिया के दूसरे बड़े देश की तुलना में भारत के पास अधिक संभावनाएं हैं और हाँ, भारत में सौर ऊर्जा की काफी संभावना है। हम भारत में स्टारलिंक लाना चाहते हैं। स्टारलिंक का इंटरनेट ये भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगले साल में एक बार फिर भारत जाने वाला हूं। Planning to visit India again next year. एलन मस्क से मिलने से पहले नरेंद्र मोदी ने मशहूर थिंकर प्रोफेसर नासिम निकोल तालिब से भी मुलाकात की। नासिम निकोलस तालिब अपनी किताब एंटी फ्रेजाइल और ब्लैक स्वान के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ब्लैक स्वान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई सबसे इन्फ्लुएंशियल किताबों में से एक कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासिम निकोलस तालिब और एलन मस्क एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच अक्सर तकरार चलती रहती है, लेकिन दोनों ने प्रधानमंत्री से मोदी से मुलाकात की। कोरोना की महामारी को लेकर एलन मस्क और नासिम निकोलस तालिब के बीच तीखी तकरार हुई थी, जिसके बाद मस्क ने नासिम निकोल तालिब को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। प्रधानमंत्री से मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए नासिम निकोलस तालिब ने ट्वीट किया कि मेरे बाद ट्विटर पर मुझ पर हमले करने वाले एलन मस्क का नंबर था, लेकिन मेरी और उनकी मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ। बाद में नासिम निकोलस तालिब ने कहा कि जिस तरह से भारत ने कोरोना वायरस का मुकाबला किया, उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, उन्हें बधाई दी। मेरे और उनके विचार काफी मेल खाते हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिला, उन्होंने मेरी किताब एंटी फ्रेजाइल का जिक्र किया। हमने कॉन्वेक्स टिंकरिंग पर भी चर्चा की। मैंने कोविड महामारी से निपटने में कामयाबी के लिए भारत की तारीफ की। भारत ने बड़ी कुशलता से इस चुनौती का सामना किया, खासतौर से खाने और दवाओं के मामले में। आज जो लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, उनमें सिर्फ एलन मस्क ऐसे नहीं थे जो मोदी के फैन हैं। दुनिया के मशहूर स्पेस साइंटिस्ट और राइटर नील डेग्रास टायसन भी मोदी को एक विजनरी लीडर मानते हैं। नील डेग्रास टायसन साइंस और अंतरिक्ष की दुनिया को आसान भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल से और अपनी किताबों से साइंस को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है। कल नील डेग्रास ने मोदी से मुलाकात के बाद जो कहा, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हुई। अपनी किताब मोदी को देते हुए नील डेग्रास ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो स्काई इज नॉट द लिमिट। For whom the sky is not the limit. Wow. Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. मीटिंग के बाद नील डेग्रास टायसन ने कहा, मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो साइंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसका बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि दुनिया के सामने आज जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सॉल्यूशन तो साइंस से ही निकलेगा। I was delighted. मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक ऐसे हेड ऑफ स्टेट के साथ वक्त बिताया
जो विज्ञान की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका हल हम नई नई खोज से निकाल सकते हैं, जो विज्ञान और तकनीक से, गणित से मुमकिन है। मेरी नजर में ये बात बिल्कुल साफ है कि मोदी को इन सब बातों की फिक्र है। मैं उनकी भविष्य की उन योजनाओं से बहुत खुश हूं जो उनके मन में है। भारत में जो क्षमता है उसकी कोई सीमा नहीं है। भारत का भविष्य बेहद शानदार है। Knows no limits. So I see a very bright future. न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर से भी मुलाकात की। पॉल रोमर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आजकल वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। पॉल रोमर और प्रधानमंत्री मोदी पुराने दोस्त हैं। दोनों की पहली मुलाकात 2013 में हुई थी, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पॉल रोमर शहरों के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर नए नए आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। मोदी से मुलाकात के बाद पॉल रोमर ने कहा उन्होंने 2013 में प्रधानमंत्री को शहरों के विकास का एक नुस्खा सुझाया था, जिसे बाद में मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए इस्तेमाल किया। प्रोफेसर पॉल रोमर ने कहा कि मोदी से मिलकर तो उनका दिन बन गया। It was a great meeting. ये बेहद शानदार मुलाकात थी। हम पहली बार 2013 में मिले थे, 10 साल पहले, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं यहाँ शहरों पर स्टडी कर रहा था। तो हमने कामयाब शहरी विकास के तरीकों पर बात की थी। हमने उन कदमों की बात की थी जो सरकार को उठाने चाहिए ताकि शहरों का विकास हो सके। वो इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि शहरों के विकास का एक तरीका ये हो सकता है कि कोई काम करने का आदेश देने के बजाय उन्हें कुछ करने पर इनाम दिया जाए। उन्होंने कहा था कि हाँ, ये तो बहुत शानदार आइडिया है। फिर उन्होंने इसे लागू भी किया। वो विकास की इन बातों को बखूबी समझते हैं। मेरे लिए सबसे अच्छा दिन वो होता है जिस दिन मुझे कुछ सीखने को मिले और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि भारत किस तरह अपने शहरों में काम को प्रमाणित कर रहा है। What India is doing on अगर अमेरिका में नोबेल प्राइज विनर, साइंटिस्ट, थिंकर, बिजनेस टाइकून भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। अगर नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज यूनाइटेड नेशंस के परिसर में योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो ये हमारे देश का सम्मान है, मोदी की कोशिश की सफलता है। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में मोदी का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, उनके सम्मान में डिनर के लिए 8,000 लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो ये भारत का स्वागत है, ये हमारे देश का सम्मान है। अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने वाले ऐसे लीडर बनते हैं जो दुनिया के तीसरे हेड ऑफ स्टेट हैं, तो ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होगा। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि देश पर 60 साल से ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को यह सब अच्छा नहीं लगा। पहले कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो जारी किया गया, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री को योग करते हुए दिखाया गया। कांग्रेस ने कहा, देखिए कैसे पंडित नेहरू ने योग को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया था। असल में कांग्रेस कहना चाहती है योग को दुनिया में स्वीकृत कराने का क्रेडिट मोदी को क्यों दिया जा रहा है। मजे की बात यह भी है कि कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने ही इसका जवाब दे दिया। शशि थरूर ने कहा, योग को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत प्रयास किया। कांग्रेस ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 2 बार अमेरिका गए तो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आए थे। इसके पीछे दबाव मैसेज यह है कि देखो, मोदी को रिसीव करने जो बाइडेन एयरपोर्ट पर नहीं आए। वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को यह पता होना चाहिए कि अब 1949 से लेकर 2023 के बीच परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल बदल चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं को न्यूयॉर्क में मोदी मोदी के नारे भी अच्छे नहीं लगे। ना ही अमेरिका के जाने माने लोगों ने मोदी की जो तारीफ की वो कांग्रेस को रास आई। कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें अमेरिका के 75 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने जो बाइडेन से कहा कि जब वो मोदी से मिलें तो भारत में बढ़ते रिलीजियस इंटॉलरेंस और प्रेस फ्रीडम जैसे विषयों पर बात करें। लेकिन ना तो भारत सरकार ने और ना अमेरिका ने इस चिट्ठी पर कोई ध्यान दिया। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक नया इतिहास लिखेगा।
इसीलिए आज वॉशिंगटन डीसी में मोदी का प्रोग्राम बहुत व्यस्त है। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद वो अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये प्रोग्राम स्किलिंग फॉर फ्यूचर के थीम पर बेस्ड है। इस प्रोग्राम में अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी मौजूद होंगी। साइंस फाउंडेशन में प्रोग्राम के बाद प्रधानमंत्री मोदी की बिजनेस मीटिंग शेड्यूल्ड है। इस दौरान मोदी अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलेंगे। शाम को करीब 7:15 बजे वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के प्राइवेट प्रोग्राम्स हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी वाइफ जिल बाइडेन व्हाइट हाउस में मोदी को वेलकम करेंगे। जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री के लिए एक प्राइवेट डिनर की व्यवस्था की है। 22 जून यानी कल प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेट विजिट की फॉर्मल शुरुआत होगी। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में उनका औपचारिक स्वागत होगा। 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान करीब 7,000 इंडियन अमेरिकन मौजूद होंगे। इस डिनर में करीब 8,000 लोगों को इनवाइट किया गया है। इसके बाद मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। एग्रीमेंट्स का ऐलान होगा। दोनों के बीच डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में बड़े समझौते होने की उम्मीद है। इनका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन मिलकर करेंगे। दोनों देशों के बीच प्रीडेटर ड्रोन, फाइटर प्लेन्स के इंजन बनाने और फौज की M777 तोपें अपग्रेड करने के समझौते होने की भी उम्मीद है। As the President and First Lady, welcome. जैसा कि आपको पता है, व्हाइट हाउस के लिए यह हफ्ता बेहद अहम है। प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी भारत के प्रधानमंत्री का स्टेट विजिट और डिनर पर स्वागत करेंगे। इस प्रशासन के दौर में यह सिर्फ तीसरी स्टेट विजिट हो रही है। यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच गहरे रिश्तों को और मजबूती देगा। यह दौरा भारतीय और अमेरिकी जनता के बीच दोस्ती और पारिवारिक संबंधों को और मजबूती देगा। यह दौरा हम दोनों देशों के स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध और सुरक्षित हिंद प्रशांत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ताकतवर बनाएगा। और इसके अलावा इस दौरे में भारत और अमेरिका सामरिक तकनीक के मामले में अपने रिश्तों को और ऊंचाई पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता भी पूरी करेंगे। इसमें रक्षा, क्लीन एनर्जी और अंतरिक्ष के सेक्टर शामिल हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों देशों के नेता हमारे एजुकेशनल एक्सचेंज और आम लोगों के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने के साथ साथ साझा चुनौतियों से निपटने के तौर तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। वैसी चुनौतियां जो कई देशों पर असर डाल रही हैं, जैसे कि वैश्विक स्वास्थ्य, कामगारों का विकास, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और ऐसे ही अन्य मुद्दे। आने वाले दशकों में भारत अमेरिका के लिए एक अहम सामरिक साझेदार होगा। India's growing commitment to playing a more engaged international role. ज़ाहिर है मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर दोनों देशों के जो बिजनेसमैन हैं उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट है। उनको उम्मीद है कि मोदी और बाइडेन मिलकर ऐसे एग्रीमेंट करेंगे जिससे भारत और अमेरिका दोनों के बीच ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस के नए नए मौके मिलेंगे और दोनों मुल्कों में जनता को फायदा होगा। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इस मौके पर एक खास बिजनेस मीट आयोजित की है, जिसमें दोनों देशों के बड़े बिजनेस लीडर्स, एमपीज और डिप्लोमेट शामिल हुए। अमेरिकी डिप्लोमेट और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट अतुल कश्यप ने कहा कि भारत की मोदी की यह पहली स्टेट विजिट दोनों देशों के लिए बहुत अहम है और दोनों देशों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम अमेरिका और भारत के बीच मजबूत डिफेंस रिलेशंस विकसित करने में मदद करें। भारत और अमेरिका अपनी साझा ताकत के दम पर दोनों ही देशों में समृद्धि ला सकते हैं। हमारी ये कोशिश ICET के तहत हो रही है, यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के जरिए। हमें इस बात की खुशी है कि हमने ICET लॉन्च करने में मदद की और अब हम यहाँ इंडस एक्स लॉन्च कर रहे हैं। जो कंपनियां बिजनेस काउंसिल की मेंबर हैं, वो प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट में अपने तरीके से योगदान दे रही हैं। ये स्टेट विजिट भारत और अमेरिका के सामरिक, आर्थिक और तकनीकी हितों के मेल की मिसाल है। ये कई मामलों में बेहद शानदार और हम दोनों ही देशों की जनता के लिए फायदेमंद रहने वाली है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि मैंने इस स्टेट विजिट के लिए बरसों तक मेहनत की है और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को इतनी ऊंचाई पर लाने में बहुत शानदार नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और अब दोनों नेता मिलकर इस रिश्ते को नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। और सीधे न्यूयॉर्क चलते हैं। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर
इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, न्यूयॉर्क में आपने देखा नरेंद्र मोदी ने कितने लोगों से मुलाकात की, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या बातें हुई, इस सब की खबरें मैंने शेयर की हैं दर्शकों के साथ में। आप क्या बता सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में आपने क्या खास देखा? इसमें जो सबसे बड़ी बात इस दौरे में दिख रही है, भारत अमेरिकी रिश्ते के संदर्भ में अगर देखें तो पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अप्रोच, ऑलरेडी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट पहले होता रहा है, इस बार भी हो रहा है। दूसरा, बिजनेस टू बिजनेस बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। लेकिन तीसरा लेवल जो है कि पीपल टू पीपल कनेक्शन की भी संभावना उसी रूप में बलवती रहनी चाहिए। इस बार के फोकस में पहली बात दिख रही है, पहली बार इस रूप में दिख रही है कि उस पर बहुत ज़्यादा जोर है पहले की तुलना में। और दूसरी चीज़ की टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश एक दूसरे के साथ जिस तरह से सेम पेज पे दिख रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि आईसीटी की बात हो, इंडस इंड की बात की हो, या डिफेंस टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की बात हो, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि क्योंकि आगे कहा जाता है कि आगे की जो भी लड़ाई होगी और ज़्यादा टेक वॉर होगी, और उस टेक वॉर में चाहे स्पेस की बात कर लें या साइबर स्पेस की बात कर लें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे वॉर की बात कर लें, उसमें कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपना भला कर सकते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है प्रधानमंत्री के इस दौरे में। अभी तक हमने देखा और आगे के जो प्रोग्राम्स लाइनअप हैं उसमें भी समझ में आ रहा है रजत जी कि वो किसी सेक्टर विशेष के किसी व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट से जो बातचीत हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर बिजनेस हाउसेज, उसके अलावा भी जो सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करते हों, एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एनवायरनमेंट सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में काम करते हो, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद बताता है कि किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे से एक कंट्री के तौर पे साथ जुड़ने वाले हैं। और बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात की तुलना कर रहे हैं कि जब चीनी राष्ट्रपति देंग 1970 के दशक में यहाँ पे आए थे, उसके बाद चीन का ज़बरदस्त तरीके से विकास हुआ, उसी तरह की कहानी शायद इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद आगे देखने को मिलेगी। रजत जी, देवेंद्र, आपके लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज दिन भर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम थे, कल जिस तरह से बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है वहां से रिपोर्टिंग करना। हाँ, निश्चित तौर पे उसमें एक बड़ी चीज़ रजत जी ये हो जाती है कि जो 12 घंटे से 10 घंटे से 12 घंटे के बीच अलग अलग जगह में अमेरिका का समय अंतराल होता है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की बात करें तो तकरीबन 10.5 घंटे का समय का फ़र्क है इंडिया के हिसाब से। तो यहाँ पर जब दिन होती है तो वहाँ पे रात, और फिर जब यहाँ पे रात होती है तो वहाँ दिन होता है, तो वो एक बड़ा चैलेंज निश्चित तौर पे रहता है उस शेड्यूल को मीट करना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने चैलेंजेस को देखें तो निश्चित तौर पे एज ए जर्नलिस्ट वो चैलेंज बहुत छोटा लगता है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि जैसे वो न्यूयॉर्क पहुँचे, न्यूयॉर्क पहुँचने के अगले 2 घंटे के भीतर ही उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये ठीक है कि जर्नलिस्ट का काम भी चल रहा था उस समय, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे जब आप बैठते हैं और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के देश के प्रधानमंत्री के तौर पे आपको संवाद करना होता है, तो वहाँ एक एक शब्द मायने रखता है। और उस प्रकार से निश्चित तौर पे बहुत दिलचस्प शेड्यूल दिख रहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि राजकीय अतिथि के तौर पर 4 दिन में उनका जो पूरा शेड्यूल बनाया गया है, एकदम से टाइट शेड्यूल जिसे कहते हैं रजत जी, उस प्रकार का उनका शेड्यूल है इस बार का। तो देवेंद्र, कल वॉशिंगटन से हम आपके साथ संपर्क में रहेंगे और दिन भर आपकी खबरें तो देखने को मिलेंगी, लेकिन शाम को एक बार फिर से चर्चा करेंगे कल क्या करेंगे प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं जैसे आपका दिन है, हमारे यहाँ रात होगी, तो कल आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगले 48 घंटे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह कहना आसान है कि मोदी अमेरिका में जो बिजनेस डील करेंगे उससे अमेरिका को फायदा होगा, इसलिए अमेरिका ने उन्हें बुलाया। यह कहना भी बड़ा सरल है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करेगा, इसलिए मोदी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सच क्या है? सच यह है कि भारत ने यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहकर अमेरिका को और पूरी दुनिया को बता दिया, न तो वो किसी के प्रेशर में आता है, न कोई देश नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक अमेरिका की जरूरत की बात है, तो अमेरिका को हमारी जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हमें भी अमेरिका की जरूरत है। बगैर जरूरत के कोई देश रिश्तों पर इतना वक्त नहीं लगाते, क्यों लगाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पर भारत की सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार क्रिएट करना। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड को एक्सपेंड करने की जरूरत है, ये सारे मामले ऐसे हैं जिसमें अमेरिका की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए अमेरिका दौरे का सिर्फ इसीलिए विरोध करना कि भारत आर्थिक मोर्चों पर मजबूत हो जाएगा, मोदी को क्रेडिट मिल जाएगा,
लोगों को रोजगार मिलेंगे, मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। आज इससे कहीं आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। एक और एग्जाम्पल लें, भारत के सामने सुरक्षा की चुनौती का। ऐसे वक्त में जब हमें चीन से थ्रेट है, चाइना की ग्लोबल एम्बिशंस हैं, अपनी एक्सपेंशन करने की चाइना की आदत है, अगर भारत को चीन का मुकाबला करना है तो अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत तो होगी। इसको नकारने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को अगर चाइना को बेहतर तरीके से काउंटर करना है तो वेपन्स को मॉडर्नाइज करना होगा, बेहतर इक्विपमेंट की जरूरत होगी, बेहतर इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। इन मामलों में अमेरिका के एक्सपीरियंस, अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम आएगी। इसीलिए चीन नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर परेशान है। और मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर चीन कितना चिढ़ा हुआ है, इसका सबूत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखने को मिला। भारत और अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रपोजल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा था, लेकिन चाइना ने इस प्रपोजल को वीटो कर दिया। जबकि भारत और अमेरिका दोनों साजिद मीर को खतरनाक आतंकवादी घोषित करके उस पर पाबंदी लगा चुके हैं। FBI ने तो साजिद मीर पर $50 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन चाइना ने एक बार फिर पाकिस्तान के इस आतंकवादी को बचा लिया, इंडिया के प्रपोजल को वीटो कर दिया। इसके बाद भारत ने यूनाइटेड नेशंस में सभी देशों के प्रतिनिधियों को साजिद मीर का एक ऑडियो सुनाया। जो ऑडियो तब का है जब मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हो रहा था। साजिद मीर इन आतंकवादियों का हैंडलर था। वो पाकिस्तान में बैठकर हमला करने वाले आतंकवादियों को डायरेक्शन दे रहा था। आतंकवादियों से कह रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा विदेशी नागरिकों को गोली मारे। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। किसी आतंकवादी का दुनिया भर के लोगों को मारने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। आज यूनाइटेड नेशंस में विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने बिना नाम लिए चीन पर हमला बोला। प्रकाश गुप्ता ने कहा, कुछ देश अपने सियासी फायदे के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने में लगे हैं। भारत ने साजिद मीर के आतंकवादी होने की एविडेंस पूरी दुनिया के सामने रखी, लेकिन आज भी 26/11 के आतंकवादी हमले के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। ये साजिद मीर की आवाज है। वो एक खतरनाक आतंकवादी है। वो सीमा पार बैठकर उस वक्त ताज होटल में घुसे आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था कि वो वहां मौजूद विदेशियों पर अंधाधुंध गोली चलाएं। भारत के कानूनों के मुताबिक वो एक प्रतिबंधित दहशतगर्द है। उस पर अमेरिका के कानूनों के तहत भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। यही नहीं, दुनिया के कई और देशों ने भी साजिद मीर पर पाबंदी लगा रखी है, जिनके नागरिक मुंबई हमले में मारे गए थे। लेकिन जब उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद से पारित नहीं हुआ, तो हमें बड़ी शिद्दत से यह एहसास हुआ कि दुनिया में प्रतिबंध लगाने वाली व्यवस्था में कुछ न कुछ दिक्कत तो है, जो सुरक्षा परिषद में दिखाई दिया। लेकिन अगर सियासी फायदों के लिए हम दुनिया भर में बदनाम और प्रतिबंधित आतंकवादी पर सुरक्षा परिषद से पाबंदी नहीं लगवा सकते, तो निश्चित रूप से आतंकवाद से लड़ने के हमारे इरादे पर सवालिया निशान खड़ा होता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत के सामने आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में बहुत काम किया है, जिसमें अमेरिका का साथ मिला है। और यह भी कोई सीक्रेट नहीं है कि चीन भारत की सरहद पर छेड़छाड़ करता रहता है। यह भी कोई राज नहीं है कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। चीन अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पाकिस्तान और आतंकवाद को खुलकर सपोर्ट देता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात इतनी अहम है। चीन जो हरकतें करता है, उनको अमेरिका से बेहतर कोई नहीं समझता। आज फिर चीन की ऐसी हरकतों पर अमेरिका ने चीन को खरी खोटी सुनाई। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने
चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर तीखा हमला बोला। बाइडेन ने कहा कि जिनपिंग एक तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं और वो बहुत मुश्किल में हैं। बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा तो चाइना भी नाराज हो गया। चीन के विदेश विभाग ने बयान जारी किया, कहा ये उनकी इज्जत पर, उनके सम्मान पर अटैक है। अमेरिका का बयान बहुत ही बेहुदा और गैर जिम्मेदाराना है। ये हकीकत से बिल्कुल परे है और इस बयान से न सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है बल्कि चीन के सियासी सम्मान पर भी बुरा असर होता है। ये सीधे सीधे भड़काने वाला बयान है। चीन इस बयान पर अपनी कड़ी नाराजगी जताते हुए इसका विरोध करता है। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है और अमेरिका का आतंकवाद से लड़ने में अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन यह भी सही है कि भारत को चीन और अमेरिका के बीच में चल रही डिप्लोमेटिक वॉर का हिस्सा नहीं बनना है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका विजिट चीन को लेकर नहीं है, यह भारत को लेकर है और मेरी जानकारी है कि इस पूरे विजिट में सारा फोकस भारत की बुनियादी जरूरतों पर ही होगा। अब बात करते हैं देश में चल रही सियासत की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लीडर जीतन राम मांझी ने आज साफ कर दिया कि वो अब एनडीए का हिस्सा होंगे। उनकी पार्टी एनडीए की अलायंस पार्टनर बनेगी। मांझी ने यह ऐलान होम मिनिस्टर अमित शाह से मीटिंग के बाद किया। जीतन राम मांझी आज दिल्ली में अमित शाह से मिले। मांझी के साथ उनके बेटे संतोष सुमन भी थे। मीटिंग के बाद जीतन राम मांझी सामने आए तो उन्होंने ये कहा कि वो नीतीश कुमार की सरकार के तौर तरीकों से पिछले काफी वक्त से नाराज थे। उन्होंने इसे लेकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, किसी ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद उनके पास महागठबंधन को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। जीतन राम मांझी ने कहा वो पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, अब एक बार फिर वो एनडीए के साथ हैं। आज देश की सुरक्षा और देश का मान सम्मान बढ़ाने में नरेंद्र भाई मोदी जी अव्वल स्थान पर आए हैं और संसार के सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। और अमित शाह जी और ये दोनों की जोड़ी देश को बहुत आगे लिए जा रहा है। निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों में हमारा राष्ट्र होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमने समझा कि पहले भी हम एनडीए में थे, बीच में नीतीश कुमार के चलते चले गए थे दूसरे जगह, तो पुनः हम एनडीए में आने को स्वीकार किया और आज अमित शाह जी से हम लोग ने मिला और हम उनको साधुवाद देते हैं कि अपनी बात को जब हमने कही, सारी बात कही, तो वो अपने साथ आगे ले चलने को तैयार हो गए। यानी कि आज से हम एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हो गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो बिहार का है वो आज एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हम लोग उसको शामिल कर लिया है। जीतन राम मांझी के ऐलान की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 2 दिन बाद पटना में ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। 23 जून को पटना में विरोधी दलों के कई बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, ये सब लोग कल ही पटना पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी 23 जून को सुबह 10 बजे करीब पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे पटना में कांग्रेस के कार्यालय में जाएंगे और इसके बाद वो विरोधी दलों की मीटिंग में शामिल होंगे। पटना की सड़कों पर इस वक्त कई ऑपोजिशन पार्टी के पोस्टर, बैनर लग चुके हैं। 23 जून की बैठक को लेकर पटना में माहौल बन रहा है, लेकिन उससे पहले आज केजरीवाल ने एक बार फिर ऑर्डिनेंस वाला इशू उठाया। अरविंद केजरीवाल ने ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पटना की बैठक में सबसे पहले दिल्ली में केंद्र के ऑर्डिनेंस वाले इशू पर ही चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो केंद्र के ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी या नहीं, लेकिन कांग्रेस के लीडर इस पर अभी कोई कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आज केसी वेणुगोपाल से केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया उन्हें चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं पता। केसी वेणुगोपाल ने सिर्फ इतना कहा कि 23 जून की मीटिंग ऑपोजिशन यूनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। 23rd meeting really an initial step for building unity on the opposition side.
to fight against the BJP regime on 2024. This is what we are expecting. 23rd is the good beginning. Is going to be a good beginning for opposition unity. That much. अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर आपने देखा कि कांग्रेस ने कोई क्लियर रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन मौका मिला तो बीजेपी ने रिएक्ट किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा ऑर्डिनेंस का इशू बेवजह क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी भी ये देखना चाहती है कि कांग्रेस इसे लेकर केजरीवाल को सपोर्ट करती है या नहीं। सबसे पहला तो एजेंडा है जो छुपा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसमें से। लेकिन जहां तक केजरीवाल जी की चिट्ठी का सवाल है, ये बहुत अच्छा विषय है। हम भी जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है। बाकी तो किसी का कोई से है नहीं इसमें। दिल्ली भारत की राजधानी है श्रीमान, वहाँ लोकसभा भी है, वहाँ राज्यसभा भी है, वहाँ राष्ट्रपति भवन भी है, वहाँ भारत सरकार के दफ्तर भी हैं। तो ऐसे में जैसे उनके लोग अफसरों के साथ मारामारी करते हैं शारीरिक रूप से, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई थी कि नहीं हुई थी, तो ऐसे मामले में अगर एक ऑर्डिनेंस आया है तो देश हित में है, संवैधानिक है और दिल्ली के भी हित में है। अब बाकी वो लोग क्या करेंगे, तो केजरीवाल जी तो अपना एजेंडा ड्राइव करने में माहिर हैं, आपको बताइए। तो अच्छा है, हम भी देखेंगे कि उस एजेंडे पर कौन क्या बोलता है। केजरीवाल को लेकर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा ये मीटिंग ऑपोजिशन पार्टीज की है, इसमें सभी अपने अपने इश्यूज को रखेंगे, लेकिन कॉमन इशू तो एक ही है, 2024 में बीजेपी को हराना है। अरे भाई जो भी विपक्ष के दलें हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना एजेंडा रखेंगे ना। जब सभी विपक्ष दल के सभी नेताओं ने खुल करके एक ही बात कही है कि बैठक किस लिए होने जा रहा है, वो तो स्पष्ट कर ही दिया सब लोगों ने कि बिहार में जो बैठक हो रहा है ये एक संकेत है कि आगे जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। अब परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो सबसे जरूरी है। लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी ऑर्डिनेंस के इशू पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे कई लीडर्स का सपोर्ट उन्हें मिल चुका है। केजरीवाल सबसे पर्सनली जाकर मिल चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने यह दावा किया कि उन्हें इन सब पार्टियों का सपोर्ट है और कहा कि केंद्र के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट होंगी। जितने भी विपक्षी दल वहां पे आ रहे हैं, हर विपक्षी दल से हमारे मुख्यमंत्री और हमारे दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत भाई जाके मिले हैं। एक एक के दरवाज़ा खटखटाया हमने, ऐसी बात नहीं है। हर दरवाजे को खटखटाया, हर मुख्यमंत्री और हर विपक्षी पार्टी को समझाया और वो सब लोग खुल के हमारे सामने आए। उन्होंने प्रेस वार्ता करके स्टेटमेंट दिया कि नहीं, जो दिल्ली में हो रहा है गलत है और इसका विरोध करेंगे। तो सभी पार्टियां तो तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई एक हमारा निवेदन है कि विपक्ष के लिए आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये दिल्ली की स्थिति है, जो हर एक विपक्षी दल के लिए जो है कल को जो है खतरा बनेगा। तो इसको आप डिस्कशन कर लें। मुझे लगता है कि विपक्षी दल इसको मान जाएंगे। 23 जून की बैठक में महाराष्ट्र से 6 बड़े बड़े नेता जाएंगे। शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी की तरफ से जाएंगे और शिवसेना की तरफ से जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे इस बैठक में शामिल होंगे। आज शरद पवार ने कहा भी कि बीजेपी के खिलाफ ऑपोजिशन को यूनाइट करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये जरूरी है। जिनके हाथों में सत्ता है, अगर आने वाले चुनावों में दोबारा उनके हाथ में सत्ता गई तो चुनाव कितने समय तक होंगे भी कि नहीं, ये चिंता देश के सामने है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, एनसीपी अगुवाई कर रही है कि लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले विरोधी पार्टियों को हम एक साथ ला रहे हैं। परसों 23 तारीख को हम पटना में सब लोग एक साथ बैठक करेंगे। एक साथ बैठक कर एक नीति तय करेंगे, कार्यक्रम तय करेंगे कि इस देश के आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र पर कोई हमला कर रहा होगा तो ये देश में हम होने नहीं देंगे। लोगों की एकजुटता करना, लोगों की जनशक्ति खड़ी करना, सांप्रदायिक ताकतों के साथ ही लोगों में विद्वेष फैलाने वालों के हाथों में ये देश न जाए, ये हमारे सामने चुनौती है
और इसका सामना करना हमारा कर्तव्य है। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये तमाम नेता एक साथ आने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबके सामने अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे कांग्रेस ये फैसला नहीं कर पाई है कि अध्यादेश के मामले में वो केजरीवाल का साथ दे या नहीं। जब बात होगी चुनाव में सीट शेयरिंग की, तो फिर ये दोस्ती कितनी चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि कांग्रेस यहां हमारे लिए कोई सीट न छोड़े, सब पर हमें लड़ने दे, तो हम मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस को अकोमोडेट तब किया जाएगा जब कांग्रेस सीपीएम का साथ छोड़ देगी। कांग्रेस की आज जो स्थिति है उसमें मार्क्सवादियों का साथ छोड़ना मुश्किल होगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल रखे और उत्तर प्रदेश में उन्हें लीडर स्वीकार करे। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। कांग्रेस अब अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, सबसे ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है। इसीलिए समझौता होना आसान नहीं होगा। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि रीजनल पार्टियां कांग्रेस के साथ कैसे एडजस्ट करें और कांग्रेस रीजनल पार्टियों को कितनी जगह दे। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने का दौर खत्म हो गया है, लेकिन हिंसा का दौर जारी है। नॉर्थ 24 परगना में आज फिर हिंसा हुई। आईएसएफ और तृणमूल के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ओर से फायरिंग हुई, बमबाजी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। हिंसा में दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हुए। तलाशी के दौरान पुलिस ने कई बम बरामद किए। लगातार हो रही हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सीबीआई को नॉमिनेशन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करने का आदेश दिया है। हिंसा को देखते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिक्वेस्ट पर कल होम मिनिस्ट्री ने पैरामिलिट्री फोर्स की 22 कंपनियां बंगाल भेजने का आदेश दिया है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की अर्जी के बाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव में लगने वाली पैरामिलिट्री फोर्स 2013 के पंचायत चुनाव में लगी फोर्स से कम न हो और फोर्स के लिए वो 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट भेजे। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर कांग्रेस ने स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में उनके कैंडिडेट को सिंबल जमा नहीं करने दिया गया। टीएमसी के कार्यकर्ता सिंबल छीनकर भाग गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा गया। इस घटना को लेकर बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी भी कल से मुर्शिदाबाद में धरने पर बैठे हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने गवर्नर को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की अपील की है। उन्होंने अपने दरिंदों को जुटाकर पुलिस की मदद से और यहाँ की बीडीओ की मदद से, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद से, कल जब हमारे नेतागण ये दफ्तर में आई थी, जब ये प्रतीक जो हमारा सिंबल वो जमा करने के लिए, तो उस समय उन पे खूनी हमला बोल दिया और इसके चलते हमारे सारे जो नेतागण थे काफी भारी घायल भी हो चुके थे। और इसके साथ साथ ये दरिंदों ने हमारे सारे सिंबल छीनकर लूट कर चली गई। तो कल से एक ही गुहार लगाते आए हैं। मैंने पिछले 18 घंटा यहाँ बैठे हुए कि हमारा जो जायज मांग, ये कांग्रेस उम्मीदवार होने के नाते हमें हाथ प्रतीक चिन्ह में चुनाव लड़ने का इजाजत दिया जाए। बस ये बंगाल की सरकार की ये तानाशाही की रूप
सारे हिंदुस्तान के लोग दर्शाए। और आप खुद सोच लीजिए कि हम किस हालत में ये गुजर रहे हैं बंगाल में, जहां जिधर भी देखो आप दहशतगर्द, खून, हिंसा, भयभीत की माहौल मंडरा रहा है। अधीर रंजन चौधरी को जवाब दिया टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने। सौगत रॉय ने कहा कि गवर्नर को चिट्ठी लिखना अधीर रंजन की लाचारी दिखाता है। बंगाल में शांति के साथ कल सिंबल जमा करने का खत्म हो गया। कांग्रेस का संगठन कमजोर है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी हार के डर से इस तरह की बातें कर रहे हैं। This letter must be a sign of his helplessness. Nominations have taken place all over the state. Yesterday was the last date for submission of symbols and withdrawal of nominations. It has happened all over the state peacefully. So Adhir sitting in Dharna in Badwa speaks for his helplessness, his organizational weakness, not about anything else. लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव में लोगों को धमकाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। ईस्ट मेदिनीपुर में लोगों को डराने के लिए सफेद साड़ी और रजनीगंधा की माला भेजी जा रही है। एक तरह की चेतावनी है, अगर खिलाफ गए तो पत्नी विधवा हो जाएगी। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता इसी तरह के पैकेट भेज रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। इस पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा, ये तरीका तो लेफ्ट का है, अब लेफ्ट का काडर बीजेपी में शामिल हो गया है तो ये उन्हीं का काम हो सकता है। ये सफेद कपड़ा का जो कल्चर है उसका कॉपीराइट है, और कॉपीराइट है सीपीएम के पास। ये बंगाल में ये जो कल्चर, हमारी बात मानना पड़ेगा, नहीं तो आपका वाइफ के लिए ये सादा कपड़ा, ये सीपीएम के पास कॉपीराइट है। अगर कोई दूसरा दल करेगा तो वो केस कर देंगे। ये कॉपीराइट उसका है, तो पुराना दिन से वो सीपीएम हरमाद वालों वही करता है, और एक सेक्शन सीपीएम से जो भाजपा में अभी ज्वाइन किया है, ये उनका कल्चर है, वही कर रहा है। सीपीएम का जो हरमाद बाहिनी है वो सारे तो आज तृणमूल कांग्रेस में है। सारे गुंडा और संतरासवादी का ठेका तृणमूल कांग्रेस ले लिया, और इसीलिए जो भी हिंसा होता है उसमें सिर्फ एक ही पार्टी का नाम आता है, वो तृणमूल कांग्रेस। सफेद साड़ी के पैकेट भेजना गंभीर बात है। इसे सिर्फ सीपीएम का कॉपीराइट कहकर टाल देना कोई इसका जवाब नहीं हो सकता। असल में जब तक तकरार टीएमसी और बीजेपी के बीच थी, जब तक बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, तब तक बाकी लोग चुप थे। लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मार पिटाई का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के वर्कर भी नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए, इसलिए बंगाल में ऐसे हालात बन गए हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एक साथ एक पिच पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों मिलकर टीएमसी का विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 23 जून को पटना में जब विरोधी दलों की मीटिंग होगी, जहां पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक मंच पर होंगे, साथ साथ होंगे, तो क्या इस विषय पर बात होगी। गुरुग्राम की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। गुरुग्राम में आज सुबह जबरदस्त बारिश हुई। 4 घंटे की बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी देखने लगा। सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। पानी भरने से दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ऑफिस जाने वाले लोगों को तो परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम हाईटेक सिटी है, कई मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिसेज यहां पर हैं, लेकिन हर साल मानसून में ऐसी ही शिकायतें मिलती हैं, ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं, ऐसे ही पानी भरता है। गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। इस बार तो मानसून ने अभी तक दस्तक भी नहीं दी है। जरा सी बारिश हुई है और आपने देखा कि गुरुग्राम की सड़कें दरिया बन गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मानसून आएगा तो यहां क्या हाल होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।